बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रसायन परिवर्तन से संबंधित विज्ञान है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, कुछ विशेष गुण वाले पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं और कुछ नए विशेष गुणों वाले पदार्थों का उत्पादन होता है। यहाँ पर आप एक जो चित्र देख रहे हैं, यह एक केमिकल फैक्ट्री का चित्र है। आप जानते हैं, हमारे दैनिक जीवन में या औद्योगिक रूप से हम बहुत सारे केमिकल पदार्थों का उपयोग करते हैं, जिनका निर्माण इसी प्रकार की केमिकल फैक्ट्रियों में होता है, जैसे कि अमोनिया हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अल्कोहल आदि। आप भी बड़े होकर इस प्रकार की कोई फैक्ट्री लगा सकते हैं और उसमें किसी केमिकल पदार्थ का उत्पादन कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप अमोनिया का उत्पादन करने जा रहे हैं। अमोनिया के उत्पादन करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए? आप जानते हैं कि इसके लिए हमें रॉ मटेरियल या कच्चे पदार्थ के रूप में हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस की आवश्यकता होती है। अब क्या हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस को आपने मिलाकर रख दिया तो क्या अमोनिया बन जाएगी? नहीं। यहाँ पर आपको अभिक्रिया की संभाव्यता के बारे में पता होना चाहिए। आपको उन सभी कंडीशंस के बारे में पता होना चाहिए जिससे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस आपस में क्रिया करके अमोनिया का उत्पादन करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं, निश्चित ताप एवं दाब पर किसी भी अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी का मान जब नेगेटिव होता है तब वह अभिक्रिया संभव हो पाती है। और इन सभी का अध्ययन हम रासायनिक ऊष्मागतिकी के अंतर्गत करते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात आपको पता होनी चाहिए वो है रासायनिक अभिक्रिया की सीमा। दोनों अभिकारक यानी कि आपके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन किस सीमा तक अभिक्रिया करेंगे, कितनी देर में साम्यावस्था प्राप्त होगी, क्या उसके पहले अभिक्रिया फॉरवर्ड की जगह बैकवर्ड दिशा में चलने लग जाएगी। तो आप इंतजार कर रहे हैं अमोनिया के अधिक उत्पादन होने का, जबकि अमोनिया बनने के कुछ समय के बाद बैकवर्ड दिशा में चलकर वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनने लग गई है। तो यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए जो कि आपके अमोनिया के उत्पादन की जो क्रिया है उसको फॉरवर्ड दिशा में चलाती रहे और आपको अधिक मात्रा में अमोनिया प्राप्त होती रहे। इस सारी चीज़ों का अध्ययन हम करते हैं रासायनिक साम्यावस्था के अंतर्गत। अब बात आती है, आपने प्रोडक्शन शुरू कर दिया है, आपने क्वालिटी भी अच्छी रखी है और काफ़ी आपको ऑर्डर अमोनिया उत्पादन के लिए मिल गया। लेकिन ये क्या, आप उस उत्पादन जितना आपको ऑर्डर मिला है उसके हिसाब से आप उत्पादन कर ही नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर आपको क्या पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर किस गति से अमोनिया का निर्माण करते हैं, उसकी स्पीड क्या है, अभिक्रिया का वेग क्या है। साथ ही ये पता होना चाहिए कि उस अभिक्रिया के वेग को आप किस प्रकार बढ़ा सकते हैं, यानी कि अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें जो आपको तीसरे पॉइंट के अंतर्गत जो जानकारी प्राप्त होती है वो अध्याय कहलाता है रासायनिक बल गतिकी, जिसका अध्ययन हम करने वाले हैं। इसीलिए जो रासायनिक बल गतिकी है उसका हमारे उत्पादन जहाँ पर होते हैं यानी कि इंडस्ट्रियल के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे वो केमिकल उत्पादन की बात हो, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात हो, फूड प्रोडक्शन की बात हो, ईंधन से जुड़ी हुई इंडस्ट्री हो या फिर रिसर्च से जुड़ी हुई क्षेत्र हो, इन सभी में रासायनिक बल गतिकी जो है रासायनिक अभिक्रिया की दर, रासायनिक अभिक्रिया की वेग का ज्ञान होना बहुत अधिक आवश्यक होता है। आप जानते हैं कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां होती हैं वो लगातार रासायनिक अभिक्रिया की दर का अध्ययन करती रहती हैं अपने विभिन्न उत्पादों के प्रति। कोई भी दवा, मान लीजिए आपको कहीं पर पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है और आपको कोई दर्द निवारक दवा, पेन किलर दिया गया,
यदि वह दर्द निवारक दवा 4 घंटे में असर करती है तो उस दवा का आपके लिए कोई महत्व नहीं है। तो इस तरह से हम देखें कि लगातार फार्मास्यूटिकल कंपनियां रासायनिक बल गतिकी का अध्ययन, रासायनिक वेग का, अभिक्रिया के वेग का अध्ययन उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी तरह से जब हमारे दांतों में कैविटी हो जाती है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर दांतों में फिलिंग करता है, और फिलिंग करने के लिए वो जिस पदार्थ का उपयोग करता है, आप देखते होंगे कि उसके जमने की दर कितनी तीव्र होती है, क्योंकि यदि वो जल्दी न जमे तो वो आपके लिए काफ़ी असुविधाजनक हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी जो मटेरियल तैयार किया गया है वह अभिक्रिया की दर के मापन के द्वारा तैयार किया गया है, क्योंकि वहाँ पर आवश्यकता इस बात की है कि जैसे ही दांतों में फिलिंग की जाए जो अभिक्रिया मिश्रण है वो शीघ्रता से जम जाए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अभिक्रिया की दर के मापन का हमारे दैनिक जीवन में बहुत अधिक उपयोग होता है। इसी तरह से हम देखें फूड इंडस्ट्री। अब विभिन्न पैक्ड फूड जो देखते होंगे उनमें एक्सपायरी डेट लिखी रहती है। वो एक्सपायरी डेट कैसे पता होती है? क्योंकि उसको बनाने के पहले ये अध्ययन किया जाता है कि उसको खराब करने वाले जो बैक्टीरिया हैं वो किस गति से क्रिया करेंगे, किस गति से उसको नष्ट करेंगे, और उस दर के आधार पर उसकी एक्सपायरी डेट निर्धारित की जाती है। यदि हम देखें कि जो फल होते हैं, फ्रूट जूस होते हैं, वो जो पैक्ड बंद होते हैं काफ़ी जल्दी खराब हो जाते हैं, इसीलिए उनमें प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं ताकि जो खराब करने वाले जो बैक्टीरिया की अभिक्रिया की दर है उन पर धीमी हो सके और वो लंबे समय तक चलें। आप जानते हैं जब हम अचार, मुरब्बे बनाते हैं तो उसमें नमक का उपयोग भी अधिक करते हैं, इसी तरह से ताकि वो लंबे समय तक खराब ना होने पाएँ। हम जानते हैं आप घरों में लें तो आप अपने भोजन को, गर्मी में आपने देखा होगा कि आपका जो भोजन है जल्दी खराब हो जाता है, जबकि ठंड के समय में काफ़ी समय लगता है, और इसीलिए गर्मी में खराब होने से बचाने के लिए आप उसे ठंडे स्थान पर रखते हैं या फिर आप उसे रेफ्रिजरेटर के अंदर रखते हैं। तो इस समय हम क्या करते हैं, इस स्थिति में हम वहाँ पर जो बैक्टीरिया की नुकसान पदार्थ को खराब करने वाले, सड़ाने वाले जो बैक्टीरिया हैं उनकी क्रिया को कम करते हैं। तो यहाँ पर भी हम देखें कि हमें रासायनिक अभिक्रिया की दर की जानकारी होना आवश्यक हो जाता है। इसी तरह से हम ईंधन के दहन की बात करें, हम जानते हैं कि ईंधन का दहन तुरंत होने वाली क्रिया है, लेकिन क्या जब आप अपनी गाड़ी में ईंधन या पेट्रोल डालकर चलते हैं तो वो एक ही दिन में जल जाता है? यदि वो तुरंत जल जाए तो क्या होगा, विस्फोट हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि वो धीरे धीरे, जो ईंधन है धीरे धीरे जलता है और एक सीमित मात्रा में हमें ऊर्जा देता है हमारे इंजन को चलाने के लिए, जिससे हमारा वाहन चलता है। तो इसमें जो ईंधन की दहन की दर को कौन निर्धारित करता है, ये निर्धारित करने के लिए हमें रासायनिक बल गतिकी की जानकारी होनी आवश्यक होती है। इसी तरह से हम देखें कि हमारे शरीर के अंदर होने वाली जो एंजाइमिक क्रियाएं हैं उनकी भी एक निश्चित दर होती है और उनको भी प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, और इसीलिए जब हम देखें कि एक निश्चित सीमा, यदि बहुत अधिक ठंड पड़ जाए या तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस तापमान पर हमारे अंदर होने वाली जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो नहीं हो पाती, और इसीलिए जब रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो पाएगी, उसकी दर शून्य हो जाएगी, तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इसी तरह से हम देखें कि भिन्न भिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए उनकी दर का निर्धारण तथा उनको प्रभावित करने वाले कारकों के जानकारी होना हमें बहुत आवश्यक है, और इन सब का अध्ययन जो किया जाता है वह किया जाता है रासायनिक बल गतिकी के अंतर्गत, केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत। यहाँ पर केमिकल यानी से तात्पर्य है रसायन, और काइनेटिक जो बना है वो काइनेसिस शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है गति। यानी कि हम यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया की गति, उसकी सीमा, रासायनिक अभिक्रिया
की क्रियाविधि किस प्रकार से होती है तथा उसे कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं, ये सारी अध्ययन हम रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत करते हैं। अब हम देखें, ऊष्मागतिकी के द्वारा हमें केवल रासायनिक अभिक्रिया के होने की संभाव्यता के बारे में पता चलता है। जैसे कि बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। उदाहरण के लिए हम देखें, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाते हैं। ये अभिक्रिया ये स्पॉन्टेनियस है, लेकिन ये कितनी देर में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया का उत्पादन करेंगे, इसकी जानकारी हमें ऊष्मागतिकी के द्वारा प्राप्त नहीं होती है। इसी तरह से हम ये भी जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं, लेकिन क्या वातावरण में आप देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन भी होती है, हाइड्रोजन भी होते हैं, तो क्या यहाँ पर पानी बनता है? लेकिन उसके लिए विशेष कंडीशन की आवश्यकता होती है। इसकी जानकारी हमें ऊष्मागतिकी के द्वारा प्राप्त नहीं होती। इसी तरह से हम देखें कि हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर HCl का निर्माण करते हैं, हाइड्रोजन और फ्लोरीन मिलकर HF हाइड्रोजन फ्लोराइड का निर्माण करते हैं। यहाँ पर ये दोनों अभिक्रियाएं स्पॉन्टेनियस हैं, ये दोनों अभिक्रियाएं आपस में होंगी, लेकिन इन अभिक्रियाओं की दर क्या होगी, इसकी जानकारी हमें केवल रासायनिक बलगतिकी के द्वारा प्राप्त होती है। इसी तरह से हम देखें कि हीरा, जो ऊष्मागतिकी आंकड़े हैं वो दर्शाते हैं कि हीरा धीरे धीरे ग्रेफाइट में परिवर्तित हो सकता है, लेकिन इसको परिवर्तित होने में कितने समय लगेंगे, कितने हजार साल लगेंगे, इसकी जानकारी हमें ऊष्मागतिकी से प्राप्त नहीं होती। इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है रासायनिक बलगतिकी के द्वारा। तो इस तरह से हम देखें कि रासायनिक बलगतिकी हमें केवल रासायनिक अभिक्रिया के दर के निर्धारण में मदद नहीं करती, इसके अलावा यह भी दर्शाती है कि कोई अभिक्रिया क्यों स्पॉन्टेनियस होती है, या कोई अभिक्रिया क्यों इंस्टेंटेनियस होती है और कोई क्यों नहीं होती, या बलगतिकी उन सभी स्थितियों को भी विस्तार से समझाती है जिसके द्वारा हम रासायनिक अभिक्रिया की दर में बदलाव कर सकते हैं, दर में परिवर्तन कर सकते हैं। इसके अलावा रासायनिक बलगतिकी हमें रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों जैसे कि सांद्रता, ताप, दाब या उत्प्रेरक की उपस्थिति, इन सब के विषय में विस्तार से जानकारी देती है। तो इस तरह से हम देखें कि रासायनिक बलगतिकी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण अध्याय है और इसका अध्ययन हम करते हैं। रासायनिक बलगतिकी अध्याय के अंतर्गत हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसमें आएगा, जो सबसे पहले है हम रासायनिक अभिक्रिया की औसत दर, रासायनिक अभिक्रिया की ताक्षणिक दर के विषय में जानेंगे। इसके अलावा रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन हम करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले सांद्रता का प्रभाव क्या क्या होता है, और सांद्रता में हम के अंतर्गत हम पढ़ेंगे रेट लॉ, दर नियम। इसके अलावा हम देखेंगे कि अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की आणविकता, मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन क्या होती है। इसके अलावा हम अभिक्रिया की दर पर विभिन्न प्रकार के समाकलित दर समीकरण भी जानेंगे। फिर इसके बाद हम रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले दूसरे कारक यानी कि ताप का रासायनिक अभिक्रिया पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में जानेंगे। और इसके अंतर्गत हम देखेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, या इसके बाद हम उत्प्रेरकों का अभिक्रिया की दर पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, और इसके बाद हम रासायनिक अभिक्रिया की जो कॉलिजन थ्योरी है, संघट्ट सिद्धांत है, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम जानते हैं कि सभी अभिक्रियाओं की गति एक जैसी नहीं होती, भिन्न भिन्न अभिक्रियाओं की गति भी भिन्न भिन्न होती है। कुछ अभिक्रियाएं बहुत तीव्र गति से होती हैं, वेरी फास्ट रिएक्शंस। कुछ अभिक्रियाएं बहुत धीमी गति से होती हैं,
जबकि कुछ अभिक्रियाएं मध्यम गति से होती हैं। यदि हम तीव्र गति से होने वाली अभिक्रियाओं को देखें तो वो प्रायः आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं। उदाहरण के लिए, जैसे ही हम सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सोडियम क्लोराइड का विलयन डालते हैं तो हमें तुरंत सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट तथा सोडियम क्लोराइड दोनों ही आयनिक अवस्था में रहते हैं और इसीलिए उन्हें अभिक्रिया करने में जरा भी टाइम नहीं लेता और इसलिए ये अभिक्रियाएं बहुत ही कम समय में, यानी कि 10⁻⁻⁶ सेकंड में ही समाप्त हो जाती हैं, कंप्लीट हो जाती हैं। और इस तरह से इसी प्रकार हम देखें कि दहन अभिक्रियाएं, जैसे ही हम जो पदार्थ होते हैं उनका दहन करते हैं तो वो अभिक्रियाएं भी बहुत ही तीव्र गति से होती हैं। इसी तरह से हम देखें कि जो अम्ल क्षार अभिक्रियाएं होती हैं, एसिड बेस रिएक्शंस होती हैं, वो भी बहुत तीव्रता के साथ होती हैं। तो ऐसी तीव्र गति से होने वाली अभिक्रियाओं का अध्ययन हम रासायनिक बल गतिकी के अंतर्गत नहीं करते हैं, क्योंकि ये इतनी तीव्रता से होती हैं तो उनकी तीव्रता पर, उनकी अभिक्रिया की दर पर कौन कौन सी चीज़ें प्रभाव डालेंगी, इसका अध्ययन करना हमारे लिए सरल नहीं होता है। दूसरी प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं बहुत मंद गति से होने वाली अभिक्रियाएं। उदाहरण के लिए आप जानते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना। तो यहाँ पर हम देखें कि यदि आप नई कील एक लें और उसे आप हवा और नमी की उपस्थिति में खुला छोड़ दें तो क्या तुरंत उसमें जंग लग जाती है? नहीं, उसमें काफ़ी लंबा समय लगता है। कोई भी लोहे की जो वस्तु होती है वह काफ़ी लंबे समय में उसमें जंग लगती है। यानी कि इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं लंबे समय में होती हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं का अध्ययन भी हम रासायनिक बल गतिकी के अंतर्गत नहीं करते हैं। तीसरे प्रकार की अभिक्रियाएं हैं जो कि मध्यम वेग से होती हैं, मॉडरेट रिएक्शन। इस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे जो शुगर कैन है, जो इक्षु शर्करा है उसका प्रतिलोपन, स्टार्च का जलअपघटन या फिर फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया है, वह इसका उदाहरण है। इसी तरह से हम देखें एस्टर का जलअपघटन या फिर अमोनिया का निर्माण, ये सभी अभिक्रियाएं मॉडरेट गति से होती हैं और इसीलिए इनका अध्ययन हम रासायनिक बल गतिकी के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि के अध्ययन के लिए करते हैं। क्योंकि इस प्रकार की अभिक्रिया, जैसे हम अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया में देखें तो आप जानते हैं कि नाइट्रोजन में नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है। जब ये तीन बंध टूटेंगे, हाइड्रोजन का एक बंध टूटेगा और उसके बाद फिर से नए बंध बनेंगे, तब अमोनिया का निर्माण होगा। तो इस प्रकार की जो क्रिया होगी, जो प्रायः आणविक अभिक्रियाएं होती हैं, उनमें समय लगता है और इसलिए इस प्रकार की अभिक्रिया में कौन कौन सी चीज़ें प्रभाव डालेंगी, इसका अध्ययन करना सुविधा युक्त होता है और इसीलिए रासायनिक बल गतिकी के अंतर्गत हम इस प्रकार की अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। अब हम जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया की दर। आपने जाना होगा कि कोई भी जो आपके वाहन होते हैं, कार, स्कूटर या फिर एरोप्लेन, इनकी स्पीड को हम कैसे तय करते हैं? इसमें हम देखते हैं कि समय के साथ उसकी स्थिति में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ हो, या हम कहें कि एक निश्चित समय में उसके द्वारा तय की गई दूरी से हम उसकी स्पीड का पता लगाते हैं। यानी कि किसी भी वाहन की जो स्पीड होगी वह इकाई समय में तय की गई दूरी को, यदि हम यानी कि किसी भी वाहन की स्पीड को हम उसके द्वारा तय की गई दूरी को समय अंतराल के द्वारा हम उसको डिवाइड कर दें तो हमें उसकी स्पीड का पता चल जाता है और जिसे हम प्रायः किलोमीटर पर आवर या किलोमीटर पर मिनट के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। ठीक इसी तरह से हम रासायनिक अभिक्रिया की गति को भी इकाई समय में किसी अभिकारक
या किसी उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन के रूप में परिभाषित करते हैं। अब हम जानते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें हमारे पास प्रारंभ में केवल अभिकारक होते हैं और बाद में वो उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। तो अभिकारक की सांद्रता समय के साथ कम होती जाती है, जबकि उत्पाद की सांद्रता समय के साथ बढ़ती जाती है। तो इस तरह से हम रासायनिक अभिक्रिया की दर को किसी एक अभिकारक की सांद्रता में समय के साथ होने वाली कमी या ह्रास, यानी कि किसी अभिकारक के डिसअपियरेंस के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, या फिर हम किसी एक उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ होने वाली वृद्धि के द्वारा, उसके अपीयरेंस के द्वारा हम अभिव्यक्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर लेते हैं एक अभिकारक A है हमारे पास, जो कि उत्पाद B में परिवर्तित होता है रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा। अब यदि हम यहाँ पर इनके वॉल्यूम को निश्चित रखते हुए हम यहाँ देखें कि जो अभिकारक का 1 मोल है परिवर्तित होकर उत्पाद के 1 मोल देता है। यदि हम यहाँ पर अभिकारक की मान लीजिए किसी t समय पर सांद्रता T1 है, यहाँ पर हम जब भी लेंगे, जब सांद्रता को, मोलर सांद्रता को अभिव्यक्त करने के लिए हम सांद्रता उसमें उसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंतर्गत रखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए A की T1 समय पर सांद्रता A1 है, जबकि T2 समय पर सांद्रता A2 है। इसी तरह से उत्पाद की T1 समय पर सांद्रता B1 है, जबकि T2 समय पर सांद्रता B2 है। इसी तरह से यदि अब हम देखें कि A की सांद्रता में समय के साथ क्या परिवर्तन हो रहा है, या A की सांद्रता में परिवर्तन क्या होगा, परिवर्तन को हमेशा हम फाइनल माइनस इनिशियल के द्वारा ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर A की जो फाइनल सांद्रता है वह है A2 और इनिशियल सांद्रता है A1। तो यहाँ पर A की सांद्रता में परिवर्तन यानी कि डेल्टा A ये किसके बराबर होगा, A2 माइनस A1 के बराबर होगा। इसी तरह से उत्पाद B की सांद्रता में परिवर्तन यानी कि डेल्टा B बराबर होगा, किसके बराबर होगा, B2 माइनस B1 के बराबर होगा। और यदि हम समय में परिवर्तन लें यानी कि डेल्टा T ये बराबर होगा T2 माइनस T1 के। अब यदि हम इसके द्वारा रासायनिक अभिक्रिया की दर को अभिव्यक्त करें तो यहाँ पर हम A के रिस्पेक्ट में यानी कि अभिकारक के रिस्पेक्ट में यदि हम अभिक्रिया की दर को लिखें तो यहाँ पर हो जाएगा A की सांद्रता में कमी बटे समय अंतराल, और A की सांद्रता में कमी इसे हम दर्शाएंगे डेल्टा A बाय डेल्टा T के द्वारा, और यहाँ पर सामने में हम माइनस का चिन्ह लगाते हैं। हमें ऐसा याद रखना है कि जब हम अभिक्रिया की दर को अभिकारक के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं, तब वहाँ पर हमें सांद्रता के पहले माइनस का चिन्ह लगाना है, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर अभिकारक की सांद्रता समय के साथ कम होती जाती है और इस स्थिति में A2 का मान कम है जबकि A1 का मान अधिक है। तो यदि हम डेल्टा A का मान हमारे लिए यहाँ पर नेगेटिव आएगा, और यदि डेल्टा में A का मान नेगेटिव होगा तो हमारी जो अभिक्रिया की दर है वो भी ऋणात्मक हो जाएगी, जबकि हम जानते हैं कि अभिक्रिया की दर रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो इसीलिए हम जब भी अभिकारक के द्वारा अभिक्रिया की दर को एक्सप्रेस करेंगे तो वहाँ पर हम -1 का गुणा कर देते हैं, और इस तरह से अभिक्रिया की दर जो होगी वह माइनस डेल्टा A की सांद्रता बटे डेल्टा T के बराबर होगी। इसी तरह से हम B के रेस्पेक्ट में यदि अभिक्रिया की दर दर्शाएं तो ये होगी B की सांद्रता में वृद्धि, यानी कि B की सांद्रता में, या इसके हम कह सकते हैं B की सांद्रता में वृद्धि बटे समयांतराल के बराबर होगी, और इसे हम लिखेंगे प्लस डेल्टा B की सांद्रता बटे डेल्टा T। और इस तरह से हम जो अभिक्रिया की दर को
या अभिक्रिया की औसत दर को हम लिख सकते हैं। अभिक्रिया की औसत दर ये बराबर होगी माइनस डेल्टा ए की सांद्रता बटे डेल्टा टी, ये बराबर प्लस डेल्टा बी की सांद्रता बटे डेल्टा टी के बराबर होगी। अब हम जानते हैं अभिक्रिया की दर की इकाइयाँ या यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अभिक्रिया की दर जो हम प्रदर्शित करते हैं वो है सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता की इकाई क्या होती है? ये होती है मोल पर लीटर, और समय की इकाई होती है, या हम सेकंड भी लिख सकते हैं, मिनट भी लिख सकते हैं, और मुख्य रूप से इसे सेकंड में एक्सप्रेस किया जाता है। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया की दर की इकाई होगी वह हो जाएगी मोल पर लीटर पर सेकंड। और यदि हम गैसेस रिएक्शंस की बात करें तो वहाँ पर हम जो गैस की सांद्रता को हम आंशिक दाब के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं, और इसीलिए आंशिक दाब की जो इकाई है वह एटमॉस्फेरिक एटीएम में लिखी जाती है। तो वहाँ पर गैसेस के केस में जब हम लेंगे तो वहाँ पर अभिक्रिया दर की इकाई होगी वह एटम पर सेकंड के द्वारा एक्सप्रेस की जाएगी। रासायनिक अभिक्रिया की दर को हम ग्राफ के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। जब हम रासायनिक अभिक्रिया की दर को किसी अभिकारक के लिए सांद्रता समय वक्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो आप देख रहे हैं हमें इस प्रकार का ग्राफ वक्र प्राप्त होता है। यहाँ पर आप देखें कि चूंकि अभिकारक की सांद्रता हमारे पास प्रारंभ में अधिक होती है और समय के साथ उसमें कमी आती जाती है। तो यहाँ पर आप देखिए, और शुरू में आपको जो कर्व प्राप्त हो रहा है बहुत तेज़ी से यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट है, बहुत तेज़ी से यहाँ पर कमी आती है, जबकि बाद में धीरे धीरे इसमें कमी आती दिखाई देती है। और दूसरी ओर यदि हम किसी उत्पाद को लेकर अभिक्रिया की दर को प्रदर्शित करें तो हमें इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होगा। ये बढ़ता हुआ ग्राफ हमें प्राप्त होता है क्योंकि प्रारंभ में हमारे पास उत्पाद नहीं होते हैं, उसकी मात्रा शून्य होती है, और जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ती जाती है उत्पाद की सांद्रता में बढ़ोतरी होती जाती है। तो इस तरह से हम ग्राफ के द्वारा अभिक्रिया की दर को प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इन ग्राफ के द्वारा यानी कि अभिक्रिया की दर में जो अभिकारक की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन या फिर उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन तथा समय के बीच जो ग्राफ है उसके द्वारा हम औसत दर की गणना किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ग्राफ लेते हैं। यहाँ पर अभिकारक के केस में अभिकारक की सांद्रता तथा समय के बीच के जब हम वक्र खींचते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस प्रकार का वक्र हमें प्राप्त होता है। अब यहाँ पर मान लीजिए हमें किन्हीं दो समय के बीच, है ना, यहाँ पर हमने ले लिया है एक समय मान लीजिए है हमारा T1 और दूसरा समय है T2। इन दोनों समय अंतराल के बीच किसी रासायनिक अभिक्रिया यानी कि अब यहाँ पर अभिकारक हमने लिया है तो अभिकारक की सांद्रता में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ जिसे हम औसत दर के रूप में जानेंगे। तो इसे हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर T1 यहाँ पर हम लाइन खींचेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि y एक्सिस पे जो हमें परिवर्तन दिखाई देगा ये A2 माइनस A1 ये डेल्टा A के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पर T2 माइनस T1 के बीच में जो डिफरेंस है वो हमारा डेल्टा T के बराबर हो जाएगा। और इस तरह से हम औसत दर ज्ञात कर सकते हैं। औसत दर ज्ञात करने के लिए हम लेंगे y एक्सिस में जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है ये बटे हो जाएगा एक्स एक्सिस में जो परिवर्तन आया है। अब आप देखिए y एक्सिस में जो परिवर्तन है वो किसके बराबर है, A2 माइनस A1 के बराबर है। x एक्सिस में जो परिवर्तन है वह T2 माइनस T1 के बराबर है। तो या इस तरह से हम लिख सकते हैं R जो अभिक्रिया की दर है R एवरेज ये बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1 अपॉन T2 माइनस T1 के, या इसे हम लिख सकते हैं डेल्टा A बाय डेल्टा
टी, यहाँ पर हम क्योंकि ये अभिकारक की सांद्रता के लिए व्यक्त कर रहे हैं तो यहाँ पर हम इसके सामने माइनस का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता है वह समय के साथ कम होती जा रही है। इसी तरह से हम यदि उत्पाद को लेकर औसत वेग की गणना करना चाहें तो हम यहाँ पर उत्पाद के लिए जो सांद्रता समय वक्र है वो खींचेंगे और उसमें हम किसी भी दो समयों के बीच, है ना, या जैसे हमने T1 और T2 लिया है, इसके बीच हम सांद्रता में किस प्रकार का परिवर्तन है वो ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर जो R एवरेज होगा वो निकलेगा हमें Y एक्सिस में होने वाला परिवर्तन अपॉन X एक्सिस में होने वाले परिवर्तन के बराबर होगा। Y एक्सिस में परिवर्तन क्या हो रहा है, B2 माइनस B1, और X एक्सिस में परिवर्तन हो रहा है A2 माइनस A1 के, जिसे हम लिख सकते हैं B2 माइनस B1 यानी कि डेल्टा B के बराबर होगा, और यहाँ पर T2 माइनस T1 यानी कि वो डेल्टा T के बराबर होगा। और यहाँ पर साइन पॉजिटिव रहेगा क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर उत्पाद की सांद्रता समय के साथ बढ़ रही है। तो इस तरह से हम इस सांद्रता समय वक्र के द्वारा हम किन्हीं भी दो समयों के बीच होने वाले के बीच औसत अभिक्रिया की दर को ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार यदि हमें विभिन्न समय अंतरालों में अभिक्रिया की दर या सांद्रता परिवर्तन का यदि डाटा दिया हुआ हो तो भी हम औसत अभिक्रिया की दर को ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर मान लीजिए दिया है C4H9Cl यानी कि ब्यूटिल क्लोराइड की विभिन्न समय पर दी गई सांद्रताओं से यहाँ पर अभिक्रिया दी गई है C4H9Cl प्लस H2O इज इक्वल टू C4H9OH प्लस HCl। ये अभिक्रिया दी गई है। इस अभिक्रिया के लिए हमें विभिन्न समय अंतरालों में औसत वेग की गणना करनी है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डेटा भी हमें उपलब्ध है। यहाँ पर समय अंतराल दिया गया है, ये है 0 सेकेंड, 50 सेकेंड, 100 सेकेंड, इस तरह से। और यहाँ पर उनका जो सांद्रता भी, उन समय अंतराल में सांद्रता क्या क्या थी ब्यूटिल क्लोराइड की, वह भी दी गई है। अब मान लीजिए यहाँ पर हम दो समय अंतराल यानी कि 0 सेकेंड और 50 सेकेंड के बीच यदि हम अभिक्रिया की औसत वेग हमें निकालनी है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर औसत वेग या यहाँ अभिक्रिया की औसत वेग R एवरेज ये किसके बराबर होगी, यानी कि एक सांद्रता हमने ले ली है जो 50 सेकंड वाली सांद्रता को हमने ब्यूटिल क्लोराइड की T2 पर सांद्रता मान ली है, जबकि 0 सेकंड में जो सांद्रता है उसे हम ब्यूटिल क्लोराइड की T1 समय पर सांद्रता मान लेते हैं। और इस तरह से हम ब्यूटिल क्लोराइड की T2 पर सांद्रता माइनस T1 समय पर सांद्रता बटे हम ले लेते हैं T2 समय हमारा जो 50 सेकंड है माइनस T1 समय जो कि 0 है। और इस तरह से हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमें जो औसत वेग प्राप्त होता है वह है 1.90 पर मोल पर सेकंड। तो इस तरह से किसी भी अभिक्रिया के विभिन्न समय अंतराल में यदि हमें विभिन्न सांद्रताएं दी गई हैं तो उनके आधार पर हम किसी भी दो समय अंतराल के बीच औसत वेग की गणना कर सकते हैं। ये हम उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर भी कर सकते हैं या फिर हम सांद्रता समय वक्र के आधार पर भी औसत वेग की गणना कर सकते हैं। अब हम जानते हैं तात्कालिक दर या तात्क्षणिक दर, इंस्टेंटेनियस रेट। औसत दर से हमें किसी विशेष क्षण पर या किसी पर्टिकुलर टाइम पर अभिक्रिया की दर क्या है इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है। उदाहरण के लिए जब हम लेते हैं कि मान लीजिए आप अपने घर से स्कूल के लिए निकल रहे हैं और आपने 10 बजे चलना शुरू किया और 1 घंटे चलने के बाद 10 किलोमीटर की दूरी तय करके आप अपने स्कूल पहुंच गए। तो यहाँ पर आपकी जो औसत स्पीड होगी, औसत वेग होगा, वो होगा 10 किलोमीटर पर घंटे। इस बीच
आपकी जो स्पीड, जब आपने घर में से चलना शुरू किया था और जब आप स्कूल पहुँचे, इस बीच पूरे समय आपकी स्पीड एक जैसी नहीं थी। कई बार आपकी जो स्पीड है बढ़ी होगी, जब आप ब्रेकर आ गया या कहीं पर सिग्नल पे वहाँ पर आपकी स्पीड कम हुई होगी, लेकिन हम यहाँ पर जो निकाल रहे हैं वह है आपकी औसत स्पीड। यदि हम कहें कि ठीक 10:20 पर आपकी स्पीड क्या थी या आपकी जो गाड़ी की स्पीड क्या थी, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर जो गाड़ी की स्पीड होगी उसे हम कहेंगे उसकी ताक्षणिक दर। इसी तरह से जब हम रासायनिक अभिक्रिया शुरू करते हैं, हमारे पास अभिकारक की मात्रा ज़्यादा होती है और अभिक्रिया की दर भी तीव्र होती है। लेकिन जैसे जैसे अभिक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंचती होती है, यानी कि या साम्यावस्था के तक पहुंचती रहती है, उस समय अभिक्रिया की दर कम होने लगती है, जैसा कि हमें ग्राफ से भी स्पष्ट होता है। यहाँ पर अब हम देखें कि यदि हम किसी विशेष क्षण पर, किसी पर्टिकुलर टाइम पर अभिक्रिया की दर जानना चाहें, तो उसे हम जो औसत वेग के लिए जो सांद्रता समय वक्र होता है, उसके द्वारा ही हम ताक्षणिक वेग को भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहे वो अभिक्रिया के लिए सांद्रता समय वक्र हो या फिर उत्पाद के लिए अभिकारक के लिए सांद्रता समय वक्र हो या उत्पाद के लिए सांद्रता समय वक्र हो, किसी के द्वारा भी हम किसी एक निश्चित क्षण पर होने वाले अभिक्रिया की दर को ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से किसी क्षण पर अभिक्रिया दर के लिए हम जो वेग ज्ञात करते हैं उसे हम ताक्षणिक दर या ताक्षणिक वेग या इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप ग्राफ देख रहे हैं, यदि हम यहाँ पर अभिकारक को लेकर सांद्रता समय ग्राफ लें और यहाँ पर किसी t समय पर अभिक्रिया के ताक्षणिक वेग को जानना चाहें, तो इसके लिए हम इस कर्व पर वहाँ पर हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। एक बिंदु पर हम यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचते हैं और इस स्पर्श रेखा के बाद हम उसकी ढाल ज्ञात करते हैं। यहाँ पर आप लेंगे इसे या निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, है ना, लंब बटे आधार जो कि tan थीटा के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो आपकी स्पर्श रेखा की ढाल होगी या जो इसका स्लोप होगा, वही उसके द्वारा हम अभिक्रिया की ताक्षणिक दर ज्ञात कर सकते हैं। तो ये स्लोप किसके बराबर होगा, y एक्सिस में जो परिवर्तन हो रहा है अपॉन x एक्सिस में होने वाले परिवर्तन के बराबर होगा। और चूंकि ये बहुत कम समयांतराल के लिए, यानी कि यहाँ पर जो t2 माइनस t1 में जो अंतर नहीं रह जाता, यानी कि जो डेल्टा टी है यहाँ पर शून्य की ओर अग्रसर हो जाता है, और इस स्थिति में जो हमारी रेट निकलेगी वो हमारी इंस्टेंट रेट कहलाती है। जैसे यहाँ पर जो यहाँ y एक्सिस में परिवर्तन हो रहा है, इसे हम डी के द्वारा शो करेंगे, इसे हम डी और ए की सांद्रता में परिवर्तन के द्वारा शो करेंगे, और समय में जो परिवर्तन हो रहा है उसे हम स्मॉल डी टी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से जो इंस्टेंट रेट इज इक्वल टू ये हो जाएगा, चूंकि यहाँ पर सांद्रता के द्वारा हम ले रहे हैं तो यहाँ पर होगा माइनस डी ए की सांद्रता बटे डी टी। उसी तरह से यदि हम उत्पाद के सांद्रता समय ग्राफ को लेकर यदि हम ताक्षणिक दर ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पर इसे हम निकालेंगे y एक्सिस में होने वाले स्लोप, जो निकालेंगे y एक्सिस में होने वाला परिवर्तन अपॉन x एक्सिस में होने वाला परिवर्तन। y एक्सिस में जो परिवर्तन होगा वो डी बी के बराबर होगा और एक्स एक्सिस में जो परिवर्तन होगा वो डी टी के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो ताक्षणिक इंस्टेंट टाइम पीरियड होता है, जिसमें कि T2 और T1 दोनों के बीच अंतराल लगभग समाप्त हो जाता है, यानी कि जो डेल्टा टी है वो शून्य की ओर अग्रसर हो रहा है, उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं ताक्षणिक टाइम पीरियड, और उसमें जो हम अभिक्रिया की दर निकालते हैं उसे हम ताक्षणिक दर या ताक्षणिक वेग कहते हैं।
उदाहरण के लिए यहाँ पर हमें ब्यूटिल क्लोराइड के जल अपघटन का एक ग्राफ है, जो कि अभिकारक यानी कि ब्यूटिल क्लोराइड की सांद्रता समय ग्राफ को व्यक्त कर रहा है। यदि हम इस ग्राफ के द्वारा किसी निश्चित टाइम यानी कि 600 सेकंड पर, यानी कि जब 600 सेकंड पर अभिक्रिया की दर को ज्ञात करना चाहें तो यहाँ पर हम निकालेंगे, यहाँ पर एक हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे और उसकी स्लोप ज्ञात करेंगे। स्लोप ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर लंब और ये आधार, इसको मिलाने वाली सांद्रता में जो परिवर्तन हो रहा है वाई एक्सिस में परिवर्तन को ज्ञात करेंगे, और जो T2 और T1 यहाँ पर अब दिख रहा है एक्सिस में होने वाले परिवर्तन को ज्ञात करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि A2 और A1 यहाँ पर है, A2 का मान दिख रहा है 0.0165 और A1 का वैल्यू दिख रहा है 0.077 मोल पर लीटर, और यहाँ पर T2 का जो है वह है 800 सेकंड और T1 है ये है 400 सेकंड। इनको इस तरह से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें तात्क्षणिक दर 600 सेकंड पर ब्यूटिल क्लोराइड की जो अभिक्रिया की दर है उसके के जल अपघटन की दर है वह है 5.12 इंटू 10⁻⁻5 पर मोल पर सेकंड के बराबर होगी। तो इस तरह से किसी भी या अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता समय वक्र के द्वारा हम किसी भी अभिक्रिया की औसत दर या हम उस अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर दोनों को ज्ञात कर सकते हैं।